तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा भुगतान संतुलन का क्लास नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पूंजी खाता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कैपिटल अकाउंट। पिछले क्लासेस में बताया गया है कि भुगतान संतुलन के बारे में, जिसमें 3 तरह के खाते आते हैं। एक तो आपका है चालू खाता, जिसको हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं। एक है आपका पूंजी खाता, जिसे हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और एक है आपका फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। और हम लोग इसी के अंतर्गत हम लोग बैलेंस शीट के भी बारे में पढ़े थे। और बैलेंस शीट में आपका फॉरेक्स रिजर्व नहीं आता है, उसमें केवल 2 तरह का अकाउंट रहता है, यानी खाता रहता है। एक तो आपका कैपिटल अकाउंट और एक आपका मतलब कि वही करेंट अकाउंट। ठीक है, तो जो आपका चालू खाता है वो पिछले क्लासेस में कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता, इसको हम लोग बोलते हैं यानी कि कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। अब देखिए पूंजी खाता क्या है। इसमें वैसे मदों यानी कि एटम्स को रखा जाता है जिसमें ब्याज देता कहने का मतलब है भुगतान यानी कि पेमेंट, या फिर मूलधन पुनर्भुगतान, दोनों पे लायबिलिटी होता है यानी कि देनदारी होता है। और देनदारी देना पड़ेगा, किसको देना पड़ता है? तो वो देना पड़ता है आरबीआई को। कहने का मतलब है अगर आरबीआई दूसरे देशों से लोन लेता है तो उस लोन के बदले में उसको मूलधन का पुनर्भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि जो पैसा लिया उसको तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उस पैसे के बदले में आरबीआई को ब्याज यानी कि इंटरेस्ट का भी भुगतान करना पड़ेगा। ये हो गया। तो इसको हम लोग पूंजी खाता के अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे विदेशी देश जो है वो हम लोग को लोन दिया, तो फिर उसको हम लोगों को उसका जो मूलधन है उसको तो देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसको हम लोग को क्या देना पड़ेगा? ब्याज भी देना होगा। और ये पैसा कौन चुकाएगा? ये सभी पैसा आरबीआई चुकाएगा, है ना। आगे देखिए, गवर्नमेंट लोन लिया तो उसको हम लोग कहते हैं सॉवरेन लोन। अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर लोन लेती है तो उसको हम लोग कहते हैं सॉवरेन लोन, यानी कि संप्रभु लोन या फिर ऋण। और वहीं अगर कोई व्यक्ति लेता है या फिर अगर कोई कंपनी लेता है लोन तो उसको हम लोग बोलते हैं ईसीबी, यानी कि एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग कहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहला पढ़ा कि पूंजी खाता क्या कहते हैं। तो पूंजी खाता के अंतर्गत वैसे आइटम्स या फिर वैसे मदों को शामिल करते हैं जिसमें हम लोग को नहीं, मतलब कि आरबीआई को जो मूलधन वो चुकाना होता है। साथ ही साथ ब्याज देने का भी उसके पास क्या होता है? लायबिलिटी होता है, यानी कि देनदारी होता है, आरबीआई को देना ही पड़ता है। ठीक है, और अगर हम लोग विदेश से अगर किसी तरह का लोन लेते हैं तो बदले में उसका मूलधन और साथ ही साथ उसका ब्याज भी हम लोग चुकाते हैं, मतलब आरबीआई चुकाता है। फिर हम लोग देखिए कि संप्रभु लोन क्या होता है, यानी कि ऋण। और ईसीबी जो है वो क्या होता है? संप्रभु ऋण किससे कहते हैं? अगर गवर्नमेंट लोन लेता है यानी कि सरकार लोन लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं संप्रभु लोन किसी दूसरे देशों से। वहीं अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी अगर लोन लेता है दूसरे देशों से तो उसको हम लोग बोलते हैं ईसीबी, यानी कि एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग। आगे देखिए, पूंजी खाते में यानी कि कैपिटल अकाउंट में एनआरआई जमा, यानी कि नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस, इसका जो जमा है यानी कि इसका जो डिपॉजिट है, इसको विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि जो आपका है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ विदेशी संस्थागत निवेश यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। मतलब कि एफपीआई, एफडीआई और एफआईआई, ये सभी को इसको हम लोग शामिल करते हैं। और इसी में साथ ही साथ जो विदेशी ऋण या फिर जो उधार है, विदेशी ऋण यानी कि जो आपका अगर कोई कंपनी ले रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे ईसीबी, और अगर कोई गवर्नमेंट ले रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे संप्रभु लोन। ठीक है ना। तो विदेशी ऋण यानी कि फॉरेन लोन या फिर उधार यानी कि बोरोइंग, इसको भी हम लोग इसी में शामिल करते हैं। साथ ही साथ जो आपका बैंकिंग पूंजी होता है यानी कि बैंकिंग जो कैपिटल होता है, इन सभी को हम लोग पूंजी खाते के अंतर्गत ही हम लोग इसको शामिल करते हैं। आगे देखिए, पूंजी खाते को 2 भागों में फिर इसको विभाजित किया जाता है। जिस प्रकार हम लोग देखें कि जो आपका चालू खाता है इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक है आपका दृश्य खाता और एक है आपका अदृश्य खाता।
दृश्य खाता के अंतर्गत हम लोग वस्तुओं के ट्रांजैक्शन को शामिल करते थे, जबकि अदृश्य खाता के अंतर्गत हम लोग दो तरह का चीज़, एक है आपका सर्विसेज का ट्रांजैक्शन और एक है आपका रेमिटेंस का ट्रांजैक्शन, इन दोनों को हम लोग शामिल करते थे। उसी तरह पूंजी खाता जो है ये भी दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार कौन कौन सा है? एक है आपका स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। ठीक है, स्वप्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड जो है कैपिटल, इसका इनफ्लो हो रहा है या फिर इसका आउटफ्लो हो रहा है। एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या है आपका? तो दूसरा प्रकार है प्रेरित पूंजी का। प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। ठीक है, प्रेरित पूंजी का बहिर्प्रवाह या फिर अंतर्प्रवाह कहने मतलब है मोटिवेटेड का जो है वो इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। और एक प्रकार तो हो गया आपका सेल्फ मोटिवेटेड का इनफ्लो और आउटफ्लो। अब देखते हैं हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड मतलब कहने का मतलब है इसको, मतलब कि ये ना, इसका मतलब कि इनफ्लो या आउटफ्लो होने के लिए किसी के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं होती, या खुद ब खुद होता है। कहने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि हम लोग एफडीआई की बात करें यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम लोग एफआईआई की बात करें यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर हम लोग एनआरआई डिपॉजिट यानी कि नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडियन डिपॉजिट यानी कि जमा, इसकी बात करें, तो ये सभी जो है वो आपका सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो के अंतर्गत ये आते हैं। ये अपने आप आता है, इसके लिए हम लोग किसी भी तरह का कोई भी प्रयास वगैरह नहीं करते हैं, ये बाहर से आता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। वहीं अगर हम लोग प्रेरित पूंजी का बहिर्प्रवाह या फिर अंतर्प्रवाह देखें यानी कि मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो देखें, तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है आपका विदेशी ऋण या फिर विदेशी उधार। विदेशी ऋण यानी कि फॉरेन लोन या फिर आपका जो फॉरेन बोरोइंग होता है यानी कि उधार होता है, इसको हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। किसके अंतर्गत? तो मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो के अंतर्गत रखते हैं। अब देखिए, विदेशी ऋण या फिर जो उधार होती है ये दो तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य लोक उधार और एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य व्यापारिक उधार। ठीक है ना, तो ये दो तरह से होता है। आपको अभी बताया गया है कि अगर सरकार लोन लेती है तो उसको हम लोग संप्रभु लोन यानी कि सोवरेन लोन कहते हैं। वहीं अगर कोई कंपनी या फिर अगर कोई व्यक्ति लोन लेता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ईसीबी। क्या कहते हैं? ईसीबी कहते हैं। और अगर ईसीबी का अगर फुल फॉर्म हम लोग जानने का प्रयास करें तो उसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग। क्या होता है? एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग। ठीक है ना, आगे देखिए। अब देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह, इसके अंतर्गत हम लोग विदेशी ऋण या फिर उधार को शामिल करते हैं। और ये भी दो तरह का होता है। एक है आपका बाहरी लोक उधार और एक है आपका बाहरी व्यापारिक उधार। ठीक है ना, अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में आगे पढ़ेंगे, अभी बस इसका एक शॉर्ट डिफिनेशन समझ लेते हैं। बाहरी लोक उधार के अंतर्गत हम लोग वर्ल्ड बैंक को शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एडीबी को शामिल करते हैं यानी कि आसियान डेवलपमेंट बैंक, इसको भी हम लोग शामिल करते हैं। ठीक ना, बाहरी लोक उधार के अंतर्गत किसको किसको शामिल करते हैं? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आपका एडीबी। एडीबी कहने का मतलब है आसियान डेवलपमेंट बैंक। अब देखिए, बाहरी जो लोक उधार है इसको हम लोग, इसे सरकार का विदेशी ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सरकार का विदेशी ऋण कहते हैं। और अगर सरकार अगर लोन ले रही है तो उसको हम लोग संप्रभु लोन कहते हैं। तो बाहरी लोक उधार को हम लोग संप्रभु लोन कह सकते हैं ना। ठीक, इसको हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? इसके पीछे का रीज़न आपको बताया गया है। अब आगे देखिए, एक तो आपका बाह्य लोक उधार है जो हम लोग देख चुके हैं, एक है आपका बाहरी व्यापारिक उधार जो भी हम लोग देखेंगे। अब देखिए, बाहरी बाह्य व्यापारिक उधार, इसके अंतर्गत निजी क्षेत्रों या फिर कंपनियों का जो विदेशी ऋण है इसको हम लोग इसमें शामिल करते हैं। कहने का मतलब अभी बताया गया था कि अगर सरकार लोन लेती है तो उसको हम लोग बोलेंगे संप्रभु लोन। तो सरकार लोन ले रही है उसको हम लोग बोलते हैं बाहरी लोक उधार, इसके अंतर्गत रखते हैं यानी कि संप्रभु लोन। और जो आपका कंपनी या फिर कोई निजी व्यक्ति लोन ले रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईसीबी यानी कि एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग, जिसको हम लोग व्यापारिक मतलब सॉरी जिसको हम लोग बाहरी व्यापारिक उधार के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं जो निजी क्षेत्र है
निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, इसके अंतर्गत दोनों शामिल होंगे। इसके अंतर्गत आपका एक व्यक्ति भी शामिल होगा और इसके अंतर्गत आपका जो निजी उपक्रम है यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां वगैरह है, ये सभी भी आपका इसी में आती है। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और बताया गया इसमें कि हम लोग ना जैसे कि बात करते हैं कि हमारे यहाँ मतलब कि एनर्जी का सोर्सेज जो है वो बहुत कम है। इस कारण से हम लोगों को ऊर्जा का आयात अन्य देशों से करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग पेट्रोलियम का आयात करते हैं, वो रसिया से करते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम जो हम लोग ऑयल मंगवाते हैं, मतलब पेट्रोलियम जो हम लोग मंगवाते हैं, ये हम लोग किस फॉर्म में मंगाते हैं? क्रूड ऑयल के रूप में मंगवाते हैं, यानी कि कच्चे तेल के रूप में इसको हम लोग मंगाते हैं। तो क्रूड ऑयल मंगाना भी ईसीबी में काउंट होगा। जो हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना रसिया से, तो ये भी आपका ईसीबी में ही काउंट होगा। ईसीबी कहने का मतलब है एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग में काउंट होता है। अब देखिए ईसीबी जो है ये भी आपका दो तरह का है। एक है आपका शॉर्ट टर्म के लिए है ईसीबी, और एक है आपका लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, उसको हम लोग देखिए। शॉर्ट टर्म जो होता है, अगर 3 वर्ष से कम का अगर उधार लेते हैं, यानी कि 3 साल से कम का अगर हम लोग लोन लिए, तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म के अंतर्गत रखेंगे। और वहीं अगर 3 साल से अधिक का हम लोग अगर लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म ईसीबी में काउंट करते हैं। और अगर ईसीबी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ यहाँ पे। देखिए क्रूड ऑयल जो होता है वो किस तरह का होता है? तो क्रूड ऑयल जो होता है ना, वो 3 तरह का हम लोग मंगवाते हैं। 3 तरह का होता है। एक होता है आपका स्वीट ऑयल ऑयल जो कि मीठा होता है। एक होता है आपका सोबर ऑयल जो कि खट्टा होता है। और एक होता है आपका मतलब कि एक होता है आपका ब्रेंट ऑयल। एक होता है आपका ब्रेंट ऑयल। ब्रेंट ऑयल में जो सल्फर की मात्रा है वो आपका 0.35 से लेके 0.5 के बीच में होता है। ठीक ना। अब ये देखिए, अब जो आपका स्वीट ऑयल होता है इसमें सल्फर की मात्रा 0.5 से कम होता है। और जो आपका सोबर ऑयल है इसमें सल्फर की मात्रा 0.5% से वो अधिक होता है। ठीक ना। और आपका ब्रेंट ऑयल में सल्फर की मात्रा 0.35 से लेकर 0.5 तक होता है। ठीक ना। कहने का मतलब है आपका सोबर ऑयल में मिलावट ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें 0.5 से अधिक होता है सल्फर की मात्रा। ठीक ना। और स्वीट ऑयल क्या होता है? वो बढ़िया होता है क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा 0.5 से क्या होती है, तो कम होती है। अब देखिए इंडिया जो है वो ब्रेंड और जो सोबर ऑयल है वो ज़्यादा मंगाता है। अभी देखिए कहने का मतलब क्या है, वो एक सिंपल सा मतलब ये समझिए आप। भारत जो है वो ऊर्जा का आयात करता है, एनर्जी का वो आयात करता है। हम लोग बात करते हैं इंडिया जो रसिया से क्रूड ऑयल मंगाता है यानी कि कच्चा तेल मंगाता है, जिसको हम लोग ईसीबी में काउंट करते हैं। और ईसीबी में दो तरह का होता है, एक आपका शॉर्ट टर्म, एक आपका होता है लॉन्ग टर्म। 3 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म। ये हो गया। साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है आपका स्वीट ऑयल, एक होता है आपका सोबर ऑयल, और एक होता है आपका ब्रेंट ऑयल। ठीक है ना। अब आगे देखिए, जो स्वीट ऑयल होता है इसमें सल्फ़र की जो मात्रा होती है 0.5 से कम होती है। सोबर ऑयल जो है इसमें सल्फ़र की मात्रा सबसे अधिक होती है, कहने मतलब यहाँ पर मिलावट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें 0.5 से ज़्यादा होती है सल्फ़र की मात्रा। वहीं अगर हम लोग ब्रेंट ऑयल की बात करें तो इसमें जो सल्फ़र की मात्रा है 0.35 से लेके 0.5 तक होती है। और जो इंडिया जो आयात करता है ये क्रूड ऑयल, वो दो तरह का करता है, एक आपका सोबर ऑयल और एक आपका ब्रेंट ऑयल। ठीक है ना। इसमें इंडिया जो है वो मतलब स्वीट ऑयल नहीं मंगाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल मंगाता है, क्रूड ऑयल। और इसमें भी दो तरह का ऑयल मंगाता है, एक तो आपका सोबर ऑयल हो गया और एक आपका ब्रेंट ऑयल हो गया। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए एक पॉइंट बताया गया है कि इकोनॉमी में यानी कि अर्थव्यवस्था में बिना लाभ का पूंजी का हस्तांतरण नहीं होता है। आप ये चीज़ एकदम समझ जाइए। इकोनॉमिक्स का मतलब यही है लाभ, कि इकोनॉमी में बिना लाभ का कोई भी पूंजी का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र नहीं होता है। समझ गए। आगे देखिए, यदि ब्याज के लिए हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोटिवेटेड, और यदि लाभ के लिए हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ मोटिवेटेड।
अभी ये बताया जा रहा है, हम लोग जो अभी बात करें ना कि मोटिवेटेड क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड क्या है, यानी कि स्व प्रेरित और आपका प्रेरित पूंजी क्या है। सो आपको बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक में जो भी करेंसी का प्रवाह होता है, मुद्रा का प्रवाह होता है, ये लाभ के लिए होता है ना। तो अगर हम लोग बात करें, अगर कोई भी चीज़ क्या है, अगर हम लोग ये बात करें कि अगर पूंजी का जो हस्तांतरण हो रहा है, अगर वो ब्याज के लिए हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मोटिवेटेड। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट लिया जाएगा, यानी कि ब्याज, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो लिया जाएगा, इसको इधर देख लीजिए, यहाँ ब्याज लिया जाएगा और यहाँ पे लाभ कमाएगा। अब देखिए भारत में एफडीआई का निवेश हो रहा है, भारत में एफआईआई हो रहा है, भारत में एफपीआई हो रहा है और भारत में एनआरआई डिपॉजिट भी हो रहा है। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है कि यहाँ पे भैया लाभ कमाना है। साथ ही साथ भारत जो है वो दूसरे देशों से पैसा ले रहा है। अगर सरकार ले रही है लोन वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या फिर एडीबी से, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाहरी लोक उधार। ये भी ब्याज के पर्पज़ से जुड़ा है कि भारत उसको पैसा चुकाएगा ही चुकाएगा, आज नहीं तो कल, जिसमें मूलधन को भी वापस करेगा, साथ ही साथ ब्याज को भी वापस करेगा। वहीं अगर हम लोग बाहरी व्यापारिक उधार में देखें, यानी कि ईसीबी, जिसके अंतर्गत कंपनी या फिर कोई व्यक्ति लोन लेता है, तो इसमें भी व्यक्ति को ब्याज चुकाना होता है, साथ ही साथ मूलधन भी चुकाना होता है। तो सिंपल सा एक मीनिंग याद रखिएगा कि इकोनॉमी में पूंजी का हस्तांतरण हमेशा लाभ के लिए होता है। तो जो आपका सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल है, तो यानी कि स्वप्रेरित पूंजी का अंतर्प्रवाह या जो बहिर्प्रवाह है, इसके अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन हो रहा है पूंजी का, इसका पर्पस क्या है? लाभ है। वहीं अगर हम लोग मोटिवेटेड पूंजी का इनफ्लो और आउटफ्लो देखेंगे, तो इसमें जो मतलब कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसका पर्पस है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट कमाना। समझ में आ गया? आगे देखिए, एक और एग्जांपल देखिए कि फैमिली आपके ऊपर स्टडी में खर्च कर रही है, तो इसके ऊपर भी ना हिडन प्रॉफिट छुपा हुआ है। यहाँ पे भी आपका सेल्फ मोटिवेटेड या मोटिवेटेड जो आपका बात कहते हैं, ये यहाँ पे छिपा ही हुआ है। अब देखिए एक और नोट में दिया हुआ बात कि ज़्यादातर जो एनआरआई है, कहने मतलब नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया है, इंडियंस है, वो जो पैसा जो है वो इंडिया में रखते हैं। क्यों रखते हैं? वहाँ के बैंक में नहीं रखते हैं, विदेश में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे नहीं रखते हैं, बल्कि ये इंडियन बैंक में ज़्यादा पैसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है, इस कारण से। अब आगे देखिए, एनआरआई अकाउंट यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियंस का जो अकाउंट है, ये जो कैपिटल अकाउंट है, इसी का ही ये पार्ट है। कहने मतलब है एनआरआई का जो अकाउंट है, एनआरआई अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। आपको बताया गया पिछले क्लास में ही कि कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं, वो देखे हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग, ये तो हम लोग बेसिक समझ गए हैं, स्वप्रेरित पूंजी का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, और मोटिवेटेड पूंजी का इनफ्लो और आउटफ्लो क्या है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको हम लोग एक लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं। देखिए अभी बताया गया पूंजी खाता जो है, यानी कि कैपिटल अकाउंट, ये दो तरह का होता है। एक आपका है स्वप्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड, और एक है आपका प्रेरित यानी कि मोटिवेटेड पूंजी का अंतर्प्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। अब देखिए स्वप्रेरित के बारे में देखते हैं, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड के बारे में देखते हैं। इसे ऑटोनोमस फ्लो ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। ऑटोनोमस कहने मतलब है स्वचालित, और मोनोपोली कहने मतलब है एकाधिकार, और ऑटोनोमस मतलब स्वचालित, ये खुद ब खुद होता है। इसे ऑटोनोमस फ्लो ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसके अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेश, और जिसके अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, और साथ ही साथ जो एनआरआई जमा है इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है, और आपका एफपीआई क्या है, इन सभी का डिफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो इसको वहाँ से कनेक्ट कीजिएगा कि इसका केवल हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन वो किसके अंतर्गत आ रहा है वो हम लोग देख चुके हैं ना, कि सब प्रेरित जो कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई और आपका मतलब कि एनआरआई डिपोजिशन या डिपॉजिट को हम लोग शामिल करते हैं। तो आपका स्वप्रेरित यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड कंप्लीट हो गया है।
जिसको हम लोग ऑटोनोमस फ्लो ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, ये खुद ब खुद होता है। इसके बाद देखिए प्रेरित पूंजी का अंतःप्रवाह या फिर बहिर्प्रवाह। प्रेरित पूंजी यानी कि मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो। अब देखिए इसके अंतर्गत बाह्य लोक उधार और बाह्य व्यापारिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ये सबको हम लोग शामिल करते हैं। साथ ही साथ ट्रेड क्रेडिट को भी इसमें शामिल किया जाता है। आपको बताया गया था बाह्य लोक उधार, बाह्य लोक उधार है ना, यानी कि बाह्य लोक उधार में हम लोग जो बात करते हैं इसको हम लोग संप्रभु लोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट लेता है। कहाँ से लेगा? तो आपका वर्ल्ड बैंक से लेगा, IMF से लेगा और आपका ADB यानी कि आसियान डेवलपमेंट बैंक से लेता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बाह्य लोक उधार में शामिल करते हैं। वहीं जो हम लोग बात करते हैं बाह्य व्यापारिक उधार यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, इसके अंतर्गत हम लोग कोई कंपनी का या फिर कोई व्यक्ति का जो लोन है उसको हम लोग लेते हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग ECB कहते हैं यानी कि एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग भी कहते हैं, ECB भी कहते हैं, एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग भी कहते हैं इसको हम लोग। और आपका जो बाह्य व्यापारिक उधार है इसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। और साथ ही साथ इसमें ना ट्रेड क्रेडिट को भी शामिल किया जाता है। अब ये क्या है ये हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं बाह्य लोक उधार। जो आपका बाह्य लोक उधार है इसके अंतर्गत सरकार के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय उधारों को शामिल किया जाता है। जो बाह्य लोक उधार है इसमें गवर्नमेंट के द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय उधार को शामिल किया जाता है। अगर दो देशों के मध्य में अगर लोन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विपक्षीय। और बहुत सारे देशों के मध्य में अगर लोन या फिर ऋण का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपक्षीय। समझ में आ गया? आगे देखिए द्विपक्षीय उधार जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो दो देशों के मध्य होने वाला हस्तांतरण है यानी कि ट्रांसफ़र है। वहीं दूसरी ओर जब सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से जैसे कि IMF, जैसे कि विश्व बैंक, जैसे कि आसियान डेवलपमेंट बैंक इत्यादि से लोन लिया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुपक्षीय उधार कहा जाता है। अभी क्या बताया गया वो समझिए। बाह्य लोक उधार के अंतर्गत जो सरकार है वो द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय उधारों को इसमें शामिल करते हैं। द्विपक्षीय में दो देशों के बीच में अगर लोन का अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे द्विपक्षीय। वहीं अगर बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इससे अगर लोन मिल रहा है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF और आपका आसियान डेवलपमेंट बैंक, ये सब से मिल रहा है तो इसको हम लोग बहुपक्षीय उधार में हम लोग इसको शामिल करते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। तो आपका ये बाह्य लोक उधार कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बाह्य व्यापारिक उधार देखते हैं। बाह्य व्यापारिक उधार जिसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, इसमें क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी कि बाह्य व्यापारिक उधार इसके अंतर्गत में पढ़ते हैं। इसका प्रत्यक्ष संबंध यानी कि इसका जो डायरेक्ट संबंध होता है वो व्यापारिक उपक्रम मतलब होता है कंपनी, तो व्यापारिक उपक्रम कहने मतलब कमर्शियल कंपनी से होता है। जब व्यापारिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से बैंक लोन, बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट इत्यादि के रूप में लोन लिया जाता है तो उससे हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। क्या है क्या नहीं है इसको सिंपल समझिए कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो होता है इसका डायरेक्ट संबंध जो है वो व्यापारिक कंपनियों से होता है, यानी कि आपका व्यापारिक उपक्रमों से होता है, यानी कि आपका कमर्शियल कंपनी से होता है। जब कमर्शियल जो कंपनी है यानी कि व्यापारिक जो उपक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से यानी कि इंटरनेशनल आपका कैपिटल मार्केट से बैंक का लोन लेती है या फिर बायर क्रेडिट मतलब बायर मतलब होता है क्रेता विक्रेता, तो क्रेता मतलब होता है सेलर और ना सॉरी क्रेता मतलब होता है बायर और विक्रेता मतलब होता है सेलर। तो बायर क्रेडिट यानी कि जो आपका मतलब कि जो बायर मतलब खरीदने वाला साथ ही साथ जो आपका सप्लायर क्रेडिट है इत्यादि ग्रुप में अगर लोन लिया तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में शामिल करते हैं। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा कि एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोइंग है इसका जो संबंध है वो डायरेक्ट व्यापारिक उपक्रमों से होता है, और यदि व्यापारिक उपक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से अगर लोन लेती है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में शामिल करते हैं।
और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से लोन जो है वो किस फॉर्म में लेती है, या तो वो बैंक लोन में ले, या फिर बायर क्रेडिट के रूप में ले, या फिर सप्लायर क्रेडिट के रूप में अगर लोन ले तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में शामिल करते हैं। और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग का कहने मतलब क्या है, बाहरी आपका व्यापारिक उधार, ठीक है ना। तो ये बी नंबर भी ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी में एक चीज़ और देखिए कि इसी को हम लोग इसका जो प्रकृति होता है ना, सामान्यतः दीर्घकालिक होता है, मिनिमम 3 वर्ष। ये अगर देखिए 3 साल से कम हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म ईसीबी। वहीं अगर हम लोग 3 साल से ज़्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म ईसीबी। ईसीबी कहने मतलब हम लोग जो बात करते हैं ना एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग, इसको ना एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग भी कहिएगा, और इसी को हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी कहते हैं। दोनों चीज़ इसमें याद रखिएगा, ठीक है ना। ईसीबी को ही एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग भी कहते हैं और ईसीबी को ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी कहते हैं। और ईसीबी भी आपका 2 तरह का होता है, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म का, एक होता है शॉर्ट टर्म का। 3 साल से कम तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा तो लॉन्ग टर्म। वहीं जो कमर्शियल जो आपका कंपनी वगैरह है वो जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से जो लोन लेती है बैंक लोन के रूप में, व्यापार बायर क्रेडिट के रूप में, या फिर सप्लायर क्रेडिट के रूप में, ये जो लोन लेती है ये आपका 3 साल से ज़्यादा होता है, यानी कि दीर्घकालिक प्रकृति का होती है। आगे देखते हैं ईसीबी का 2 मीनिंग याद रखिएगा, एक होता है आपका एक्सटर्नल कैपिटल बोरोइंग, या फिर उसको बोलिएगा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है ना। आगे देखिए ईसीबी का जो मुख्य उद्देश्य है यानी कि जो मेन पर्पस है, या तो पूंजीगत वस्तुओं का आयात या फिर नए प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो ईसीबी का जो मेन पर्पस है वो क्या है, तो पूंजीगत वस्तुओं का आयात, पूंजीगत वस्तुओं यानी कि जो कैपिटल गुड्स है उसका आयात करे, आयात मतलब दूसरे देशों से मंगाना ये है, या फिर जो नए नए प्रोजेक्ट है इसका क्रियान्वयन करना है। यही क्या है ईसीबी का ये पर्पस है। तो ईसीबी समझ में आ गया। ईसीबी का 2 अर्थ याद रखिएगा, एक आपका एक्सटर्नल कैपिटल बोरिंग और एक आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ठीक ना। आगे देखते हैं ट्रेड क्रेडिट क्या होता है इसको भी समझिए। इसकी जो प्रकृति होती है ये अल्पकालिक होती है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो कहने का मतलब ये 3 साल से कम होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए कहने का मतलब ये 3 साल से ज़्यादा होगा। तो जो ट्रेड क्रेडिट है इसकी जो प्रकृति अल्पकालिक है, यानी कि 3 वर्षों से कम है, जिसमें बायर क्रेडिट एवं सप्लायर क्रेडिट को शामिल किया जाता है। अब देखिए ट्रेड क्रेडिट में बायर क्रेडिट को और आपका सप्लायर क्रेडिट इन दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है ना। अभी बताया गया था कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है इसके अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से जो व्यापारिक कंपनियां लोन लेती है, ये लोन आपका बैंक लोन के रूप में ले, या फिर बायर क्रेडिट के रूप में ले, या फिर सप्लायर क्रेडिट के रूप में ले, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल बोरोइंग कहते हैं, जो कि दीर्घकालिक होता है। वहीं अगर हम लोग ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो इसकी प्रकृति शॉर्ट टर्म की होती है, और इसके अंतर्गत हम लोग बायर क्रेडिट या फिर सप्लायर क्रेडिट को इसमें भी हम लोग शामिल करते हैं। तो बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट आपका ट्रेड क्रेडिट में भी आएगा और आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के भी अंतर्गत आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग 3 साल से अगर ज़्यादा ईसीबी का पार्ट रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म, और 3 साल से कम का रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट, ये मतलब कि शॉर्ट टर्म, ये है आपका शॉर्ट टर्म ईसीबी। अब देखते हैं, अभी देखा जा रहा है कि ट्रेड क्रेडिट और ईसीबी में हल्का कन्फ्यूजन हो रहा है। आप ये चीज़ समझिए कि अगर 3 साल से कम का अगर मतलब कि बायर और सप्लायर क्रेडिट रहा तो वो आपका ट्रेड क्रेडिट में आ जाएगा। वहीं अगर 3 साल से ज़्यादा का अगर पार्ट रहा तो वो आपका ईसीबी का पार्ट में चला जाएगा। कहने मतलब क्या है, आप इसको एक बार फिर से समझिए कि अगर 3 साल से कम अगर आपका बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट हो रहेगा तो वो आपका ट्रेड क्रेडिट का पार्ट हो जाएगा। वहीं जो बायर्स क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट अगर 3 साल से ज़्यादा का पार्ट रहा तो वो आपका ईसीबी में चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखते हैं बैंकिंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग कैपिटल क्या है वो उसको भी हल्का से देख लेते हैं। बैंकिंग कैपिटल क्या है, तो इसके अंतर्गत 3 घटक शामिल होते हैं। क्या है वो देखिए, इसके अंतर्गत जो है 3 घटक शामिल होते हैं। पहला क्या है,
व्यावसायिक बैंकों का विदेशी परिसंपत्तियां, व्यावसायिक जो बैंक है यानी कमर्शियल जो बैंक है, इसकी जो विदेशी परिसंपत्तियां हैं वो, एग्जाम्पल के लिए एसबीआई जो बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये यूएई में यानी कि यूनाइटेड अमीरात अरब में जाकर वहाँ पे फ्लैट खरीद कर अपना ब्रांच खोल दिया। जैसे कि पहला बात करें ना कि व्यावसायिक बैंकों का विदेशी परिसंपत्तियां, जो व्यावसायिक बैंक है तो व्यावसायिक बैंक आपका एसबीआई है, और उसका जो विदेशी परिसंपत्ति मतलब क्या हो, यानी कि फॉरेन आपका एसेट, फॉरेन एसेट कैसे होगा कि जैसे कि भारत का एसबीआई कंपनी है, वो एक व्यावसायिक बैंक भी है, वो विदेश में गया यानी कि यूएई में गया, वहाँ पे जाकर एक फ्लैट खरीदा, और फ्लैट खरीदने के बाद वहाँ पे अपना एक ब्रांच खोल दिया, तो उसका जो जितना भी संपत्ति है वो तो आपका व्यावसायिक बैंक का विदेशी परिसंपत्ति हुआ ना। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरा है आपका एनआरआई डिपॉजिट यानी कि नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियंस, इसका जो जमा है यानी डिपॉजिट है, ये भी आपका बैंकिंग का कैपिटल है यानी कि बैंक का पूंजी है। दो हो गया। तीसरा है आपका अन्य देनदारियाँ, अन्य देनदारियाँ में जो अगर किसी को लोन दिया तो लोन के बदले में मूलधन वापस मिला, साथ ही साथ आपका ब्याज मिला, तो ये सब अन्य देनदारियाँ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है वो देखिए। सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि जो आपका पूंजी खाता होता है, पूंजी खाता जिसके अंतर्गत सरकार को लायबिलिटी मतलब देना होता है, मतलब सरकार नहीं मतलब आरबीआई को लायबिलिटी देना होता है, या तो वो ब्याज का पुनर्भुगतान करे या फिर वो मूलधन को वो उसका पुनर्भुगतान करे, ये तो देना ही होता है। फिर हम देखिए कि जो आपका पूंजी खाता है इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो है आपका सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो हम लोग देखें। फिर देखिए हम लोग आपका मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो ये भी देख लिए हम लोग। फिर हम लोग ये भी देखें कि जो आपका प्रेरित पूंजी का जो अंतरप्रवाह जो बही प्रवाह हो रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग दो तीन ठो ऐड करते हैं। पहला है बाहरी लोक उधार को, दूसरा है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को, तीसरा है आपका ट्रेड क्रेडिट को, चौथा है आपका बैंकिंग कैपिटल को। इन चारों को इसके अंतर्गत हम लोग समझते हैं। अब हम लोग ये भी जान गए हम लोग कि ईसीबी दो तरह का होता है, यानी कि एक्सटर्नल कैपिटल बोरिंग बोली या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोली, ये बात एक ही है। ईसीबी अगर शॉर्ट टर्म के लिए मतलब 3 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, और ईसीबी अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आपका लॉन्ग टर्म ईसीबी कहलाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात किए कि जो आपका मतलब कि ट्रेड क्रेडिट है, इसके अंतर्गत हम लोग बायर क्रेडिट को और सप्लायर क्रेडिट को शामिल करते हैं। और ये जो ट्रेड क्रेडिट का प्रकृति है वो मतलब कि शॉर्ट टर्म है यानी कि 3 साल से कम है। और ये भी बताया गया है कि अगर 3 साल से कम अगर बायर क्रेडिट और सप्लायर क्रेडिट रहा तो वो आपका ट्रेड क्रेडिट का भाग होगा। वहीं अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया बायर क्रेडिट और आपका सप्लायर क्रेडिट, तो वो आपका ईसीबी का पार्ट चला जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पार्ट वो हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग जानें कि बैंकिंग कैपिटल यानी कि बैंक का पूंजी क्या क्या है वो हम लोग जान गए हैं। अब इसी में एक पॉइंट और जानिए कि 1997 से पहले पूंजी खाते पर जो था वो डिफिसिट की स्थिति थी, यानी कि घाटे की स्थिति थी। लेकिन 1997 से लेकर 2025 तक वर्तमान में जो पूंजी खाता है यानी कि कैपिटल अकाउंट है वो अभी सरप्लस की स्थिति में चल रहा है। ठीक ना। अब अगर पूछा जाए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कि पहले 1997 से पहले मतलब 1947 से लेकर 1997 तक, मतलब ये पूरा 50 साल तक तो पूरा एकदम नेगेटिव में रहा। अचानक डिफिसिट से ये सरप्लस में कैसे गया 97 से 24 में, अभी तक 24-25 के बीच में अचानक सरप्लस कैसे हो गया? तो इसका रीज़न ये है कि आंशिक तैरती हुई जो विनिमय दर है उसको अपनाया गया है। भारत में क्या अपनाया गया है? आंशिक तैरती हुई विनिमय दर को अपनाया गया है। और साथ ही साथ जो विदेशी विनिमय दर है इसका उदारीकरण हुआ यानी कि लिबरलाइजेशन हुआ है। तो इसके कारण से हम लोग का जो पूंजी खाता है यानी कि कैपिटल अकाउंट है वो पहले डिफिसिट में चलता था और वही अब आपका सरप्लस में हो गया है। ठीक ना। अब ये आंशिक तैरती हुई विनिमय दर क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक ना, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो अभी केवल इतना ही जान लीजिए कि अभी आपका जो पूंजी खाता है वो अभी आपका सरप्लस में है 1997 के बाद, और 97 से पहले डिफिसिट यानी कि घाटे में था। इसका रीज़न दो चीज़ है। पहला रीज़न है आंशिक तैरती हुई विनिमय दर का अपनाया गया है, इस कारण से पूंजी खाता सरप्लस में गया। और एक और कारण है कि विदेशी विनिमय का उदारीकरण हुआ। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब इसी में एक पॉइंट और समझिए कि 1997 से पहले पूंजी खाते पर घाटा क्यों था, इसके एक रीज़न हम लोग देखते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। कहने मतलब क्या, देखो 1997 से पहले पूंजी खाते पर जो डेफिसिट की स्थिति थी, यही एक भारतीय अर्थव्यवस्था की बहुत विशेषता थी। फिर बाद में क्या हुआ, किंतु विनिमय दर उदारीकरण, तो बाद में फिर क्या हुआ, विनिमय दर उदारीकरण के कारण 1997 के बाद पूंजी खाते पर अधिशेष की स्थिति बनी है, जिसका मुख्य कारण है विदेशी पूंजी का स्वचालित प्रवाह। अब देखिए इसमें एक रीजन और बताया गया है, वो देखिए हम लोग बात करते हैं ना कि जो विनिमय दर है यानी कि जो आपका एक्सचेंज रेट है, इसका उदारीकरण हुआ यानी कि ग्लोबलाइजेशन हुआ। इसका उदारीकरण होने से क्या फ़ायदा हुआ, वो देखिए फ़ायदा ये हुआ कि अब विदेशी कंपनियां या विदेशी संस्थाएं ये सभी भारत में निवेश करने लगी, या तो आपका एफडीआई के रूप में हो, एफआईआई के रूप में हो, एफपीआई के रूप में हो। इन सभी का निवेश ज़्यादा बढ़ने लगा, और जब इनका निवेश बढ़ा तो आपका जो पूंजी खाता है यानी कि कैपिटल अकाउंट है, ये आपका डिफिसिट से आपका सरप्लस में हो गया। 1991 से पहले हम लोग बात करते हैं कि ये आपका उदारीकरण एलपीजी का पॉलिसी नहीं आया था, तो पहले निवेश वगैरह नहीं होता था, तो आपका घाटा में ही चल रहा था। 1991 के बाद जब ये हुआ तो 5 से 6 साल के भीतर ही क्या हो गया, भारत का जो कैपिटल अकाउंट है ये एकदम सरप्लस में चला गया यानी कि अधिशेष में हो गया, और इसका रीज़न है एलपीजी। तो ये 97 के बाद लगभग लगभग ये पूंजी खाता जो है वो सरप्लस में चला गया, जिसका मुख्य कारण क्या है, विदेशी पूंजी का स्वचालित प्रवाह, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं ना सेल्फ मोटिवेटेड कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो जो हो रहा है, इसके कारण। अब आगे देखते हैं हम लोग चालू खाता यानी कि आपका करेंट अकाउंट, और आपका पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। इन दोनों के मध्य में थोड़ा सा एक डिफरेंस हम लोग समझते हैं कि क्या अंतर है, और इन लोग दोनों के मध्य में क्या संबंध है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब चालू खाते के घाटे को पूंजी खाते के अधिशेष मिलाकर सब प्रेरित पूंजी प्रवाह से संतुलित किया जाता है, तो इसे नियंत्रित व्यापार संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो नियंत्रित यानी कि कंट्रोल व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, उस हम लोग किसको कहते हैं, तो वो देखिए जब चालू खाते का जो घाटा है यानी कि जो आपका करेंट अकाउंट है, इसका जो डेफिसिट है, इसको पूंजी खाते के अधिशेष, पूंजी खाता का जो अधिशेष है यानी कि सरप्लस है, विशेषकर हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड जो कैपिटल फ्लो है इससे बैलेंस कर देते हैं। नहीं समझ रहे हैं, इसको समझिए ना कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि बैलेंस करना होता है, जैसे कि हमारे पास पैसा है अभी मान के 5,000 रुपया, 5,000 रुपया पैसा है मेरे पास। अब 5,000 में हमको क्या करना है कि एक आदमी को देना है 2,500, और एक आदमी को देना है हमको 3,000 रुपया। एक आदमी को देना 2,500, एक आदमी को देना 3,000 रुपया, लेकिन मेरे पास 5,000 ही है, और हमको देना है 5,500 रुपया। एक आदमी को 2,500, एक आदमी को 3,000। तो इसको हम बैलेंस करते हैं ना किसी तरह कि चलो यार मेरे पास 5,000 रुपया है, अब हम कहीं से और कुछ व्यवस्था करते हैं और इसको फिर बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। 500 मेरे पास 5,000 रुपया ही है और हमको देना है 5,500 रुपया, तो 500 रुपया हमको कहीं से मांगना पड़ेगा ना, तो कहने मतलब उस वहाँ से लिए और इसको फिर बैलेंस कर दिए। तो वही हाल यहाँ पे भी है कि जब चालू खाता में डेफिसिट हो जाता है, तो चालू खाता का जो डेफिसिट है इसको हम लोग कहाँ से मैनेज करते हैं, जो पूंजी खाता का जो सरप्लस है अधिशेष है वहाँ से इसको मैनेज करते हैं। अब पूंजी खाता में भी विशेष का कहाँ से, जो आपका सब प्रेरित पूंजी प्रवाह है वहाँ से इसको मैनेज कर देते हैं और बैलेंस करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रित व्यापार संतुलन कहते हैं। आगे देखिए, वर्तमान समय में भारत का जो भुगतान संतुलन है वो नियंत्रित प्रकार का है। अगर हम लोग अभी प्रेजेंट का सिचुएशन देखें तो भारत का जो भुगतान संतुलन है वो कैसा है, वो आपका नियंत्रित प्रकार का यानी कि बैलेंस में है। किंतु जब चालू खाते के घाटे को संतुलित करने के लिए विदेशी उधार यानी कि प्रेरित पूंजी का प्रयोग किया जाता है, तो उसे अनियंत्रित भुगतान संतुलन यानी कि बीओपी क्राइसिस कहते हैं। अभी बताएं हम कि चालू खाता में अगर घाटा हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए पूंजी खाता का जो सरप्लस है, खास करके जो सेल्फ मोटिवेटेड फ्लो है, वहाँ से अगर इसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नियंत्रित व्यापार संतुलन। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब भुगतान संतुलन नियंत्रित, अभी वर्तमान में तो नियंत्रित है, कंट्रोल में है, लेकिन जब चालू खाते का जो घाटा है उसको संतुलित करने के लिए हम लोग जो विदेशी उधार लेते हैं, विदेशी उधार यानी कि प्रेरित पूंजी का उपयोग करते हैं। जब बात करते हैं ना कि अब हम लोग भैया घाटा में चले गए हैं, तो घाटा में चले गए हैं तो इसके लिए हम लोग ना अब सेल्फ प्रेरित का हम लोग यूज नहीं ना करके हम लोग ना
प्रेरित पूंजी का यूज करते हैं। प्रेरित पूंजी में हम बात किए थे मोटिवेटेड में, कि जो आपका विदेशी बैंकों से जो लोन लिया जाता है, विदेशी बैंक कहने का मतलब जो आपका विदेशी ऋण या फिर उधार जो लिया जाता है, अगर वहाँ से इसको मैनेज कर दिए तो फिर तो भैया दिक्कत हो गया ना आपका। और अगर वहाँ से इसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं अनियंत्रित भुगतान संतुलन, और यहीं से फिर आपका बीओपी क्राइसिस का संकट यहाँ से उत्पन्न होता है। तो बीओपी क्राइसिस क्या है वो आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो चालू खाते में विदेशी चालू खाता और जो पूंजी खाता है, इन दोनों के मध्य में क्या संबंध वो अभी आपको बताया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जब चालू खाता का डिफिसिट है, इसको मैनेज करने के लिए जो आपका कैपिटल अकाउंट है उसके अधिशेष से अगर मैनेज कर दे, और ख़ास करके किससे, ख़ास करके सेल्फ मोटिवेटेड वाला से, तो वो तो आपका बैलेंस यानी कि नियंत्रित व्यापार संतुलन कहलाता है। लेकिन जब चालू खाते का जो घाटा है, डिफिसिट है, इसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग पूंजी खाता का जो हम लोग प्रेरित, अभी हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड नहीं, अब हम लोग जाएंगे मोटिवेटेड में विदेशी ऋण या फिर उधार है, जिसमें अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक, IMF और आपका आसियान डेवलपमेंट बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, और अगर वहाँ से लोन लेके अगर इसको बैलेंस कर रहे हैं तो फिर आपका दिक्कत हो ही जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि BOP, इसके अंतर्गत 3 तरह का खाता पढ़ते हैं। एक खाता हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, एक हो गया आपका करेंट अकाउंट। तो हम लोग करेंट अकाउंट भी यानी कि चालू खाता पढ़ लिए, चालू खाता के अंतर्गत चालू खाता को 2 भाग में बांटा गया, वो भी हम लोग पढ़ लिए। फिर हम लोग जो कैपिटल अकाउंट है यानी कि ये पूंजी खाता, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। ये क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में एक छोटा सा हम लोग वीडियो बनाएंगे, और इसमें हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार को भी समझ जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आज हम लोग जो है वो पूंजी खाता को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग चालू खाता को पढ़े, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग बैलेंस शीट के बारे में पढ़े, और उससे पहले हम लोग भुगतान संतुलन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो ये हमारा जो क्लास नंबर 4 था ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्लास नंबर 5 में मिलते हैं, जिसमें हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।